नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये बात करता है कि जिस तरीके से हमारे देश में कानून बनाने की प्रक्रिया चलती है हमारी संसद में, उसको देख के नाराजगी जताई गई है हमारी देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमन्ना के द्वारा। तो उसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्यों जरूरत है संसद को अपनी कानून बनाने की प्रक्रिया में और विश्वास पैदा करने की, जिससे कि लोग और साथ ही साथ जुडिशरी का इन पर भरोसा वापस लौटे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है कि हमारे देश में हम पोषण की बात करते हैं, कुपोषण की बात करते हैं, लेकिन कुपोषण का जो मुख्य एक बिंदु अगर हम देखें, जो मुख्य कारण अगर हम देखें, तो वो आहार की कमी के साथ साथ जो साफ सफाई होती है, जो हाइजीन होती है, जो सैनिटेशन होती है, वो भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस मुद्दे पर साइंटिफिकली रूप से क्या कहा गया है वो भी हम जानेंगे, क्यों हाइजीन और सैनिटेशन इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलते बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। वह यह है कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज निम्न में से कौन है? आपका ऑप्शन ए है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी है जयराम रमेश, ऑप्शन सी है भूपेंद्र यादव या ऑप्शन डी अर्चना चिटनिस। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वह यह है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, उससे जुडिशरी हमारी न्यायपालिका किस तरीके से उसे ठीक कर सकती है, उसमें बदलाव, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इस मुद्दे पर आप विस्तृत चर्चा कर सकते हैं 250 शब्दों में। चलिए हमारे पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि बात करता है कि जुडिशरी का क्या रोल है लॉ मेकिंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए। तो हाल ही में हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने इस चीज पर चिंता जताई है कि पार्लियामेंट में जिस हिसाब से काम चल रहा है वो अपने आप में काफी अनसेटिस्फैक्टरी है, वो इतना संतोषजनक नहीं है। तो जरूरत है कि हमारे देश में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें सुधार हो। हमारे देश में कानून बनाती है केंद्र स्तर पे हमारी संसद, लोकसभा, राज्यसभा मिलके, लेकिन पिछले कुछ समय में ये देखा गया है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में जितनी पारदर्शिता होनी चाहिए, जितना फेयरनेस होना चाहिए, जो संतोषजनक कार्य होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रहा है। कई बार बहुत से ऐसे कानून पारित कर दिए जाते हैं जो कि हमारे संविधान के अगेंस्ट जाते हैं और वो असंवैधानिक बाद में कहलाते हैं। ऐसे ही और दूसरे कुछ उदाहरण हैं जिस प्रकार से अगर हम देखें कि वॉइस वोट लिया जाता है, मतलब जितनी चर्चाएं होनी चाहिए, जितना वाद विवाद होना चाहिए पार्लियामेंट में, उतना देखने को नहीं मिलता है। और कई बार वॉइस वोट्स के माध्यम से कानून पारित कर दिया जाता है। वॉइस वोट में ध्वनि के आधार पे मत माना जाता है। तो कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि नहीं के लिए ध्वनि ज्यादा है, फिर भी कोई बिल है वो पास कर दिया गया है। तो अपने आप में ये एक विषय चिंता का है। उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि सरकार ने एक और रास्ता ये अपनाया है कि किसी भी बिल को अगर आपको पास करना है और आपके पास में राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, लोकसभा में तो आपके पास में बहुमत है लेकिन राज्यसभा में नहीं है, तो इसके लिए एक रास्ता ये निकाल चुकी है सरकार कई बार कि उस बिल को मनी बिल के तौर पे पेश करके, जिसमें राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, उसे डायरेक्ट लोकसभा से पारित करवा के कानून बना दिया जाता है। तो ये एक और चीज है जो आधार केस में हमें देखने को मिली कि आधार केस में यही देखने को मिला कि आधार बिल को एज अ मनी बिल करके पारित कर दिया गया। इसका काफी विरोध किया गया अपोजिशन के द्वारा कि नहीं, इसे मनी बिल के रूप में नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे बात यही कि अगर आप अपने आप में सत्य हो, आप अगर अच्छा चीज कर रहे हो जो कि देश के लिए फायदेमंद है, तो उसमें चर्चा से क्या हानि है। चर्चा करके कम से कम भले ही वो बिल पास नहीं हो, लेकिन वो एक जो चर्चा है, एक वो डिस्कशन जो है वो शामिल हो जाता है, जो कि आगे आने वाले समय के लिए वो चर्चा, वो विचार मंथन बहुत जरूरी होता है। अब जुडिशरी की अगर हम बात करें तो जुडिशरी के पास में कोई भी कानून अगर असंवैधानिक है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो कोई भी नागरिक या कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकता है कि ये कानून मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसीलिए इस कानून को असंवैधानिक करार कर देना चाहिए।
तो ये जो शक्ति होती है जुडिशियल रिव्यू की, जो कि आर्टिकल 32 में मिला हुआ, जो कि खुद एक मौलिक अधिकार है, ये जुडिशरी के पास में होती है। तो इसलिए जुडिशरी को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, हमारे संविधान का संरक्षक कहा जाता है, पालक कहा जाता है। तो जब भी जुडिशियल रिव्यू के लिए कोई बिल या कोई कानून आता है, कोई भी कानून आता है, तो यहाँ पर जुडिशरी को ये देखने की जरूरत है, जुडिशरी स्टेट से ये सवाल कर सकती है कि क्या जस्टिफिकेशन आप दे सकते हो, ये लॉ किस तरीके से रिजनेबल और वैलिड है हमारे संविधान को देखते हुए। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न एक जो है एक स्टैंडर्ड प्रोसेस सेट की जा सकती है इसको लेकर। उसके अलावा प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की जब बात करते हैं तो बताया गया है सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो मेक डेलिब्रेशन अ फैक्टर इन चूजिंग whether to employ doctrine of presumption of constitutionality or not। तो यहां पर अगर कोई कानून आया है तो अब ये सुप्रीम कोर्ट पे है कि इसमें प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी लगाए या नहीं लगाए। अगर इसमें प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी लगाती है तो जो यहाँ पे याचिकाकर्ता जो व्यक्ति है वो बता सकता है कि ये क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानती है कि नहीं, यहाँ पे हम प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हमने नहीं लगाना चाहिए, तो फिर ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है ये आ जाता है। ये प्रूफ करना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रूफ करना सरकार पे, स्टेट पे आ जाता है। इसी के साथ में बताया गया है कि अगर एक रास्ता हम देखें तो जरूरी है कि हमारे पार्लियामेंट में कानून की जानकारी रखने वाले अगर लोग ज्यादा से ज्यादा आए तो इस तरीके का डेलिब्रेशन और डिस्कशन ज्यादा और बढ़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद जब आपकी सरकारों में, जब आजकल हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब केंद्रीयकरण काफी ज्यादा है, तो इसके चलते ये भी रास्ता इतना कारगर नहीं साबित होता है। तो जरूरी है कि जो लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी है हैव लिटिल इंसेंटिव टू कोऑपरेट। तो यहाँ पर जरूरत है कि जो मेजॉरिटी उन्हें समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर विदाउट कोऑपरेशन हम देश को अच्छी तरीके से नहीं चला सकते। उसके अलावा एक और बात ये कही है कि सिग्निफिकेंट पब्लिक मोबिलाइजेशन ऑन द इश्यू वुड बी नेसेसरी। तो यहाँ पे पब्लिक मोबिलाइजेशन भी जरूरी है कि जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो जनरल पब्लिक है, इन्हें भी पता होना चाहिए और इन्हें भी जानकारी होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारी संसद में, किस तरीके से कानून पारित किए जा रहे हैं। अब ये विषय ज्यादा उठ के इसीलिए आया क्योंकि जो 3 फार्म बिल्स पास हुए थे, अगर हम देखें तो सही बात यह है कि इतनी चर्चा नहीं हुई थी इन फार्म्स बिल्स में पार्लियामेंट में। शायद अगर हो जाती तो हमें सड़कों पे इतना विरोध नहीं देखने को मिलता। तो यही एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे बताया गया है और इसी को देखते हुए यहाँ पे बताया गया है द इंडियन जुडिशरी हैज ऑफन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट it is possible to enrich democracy by addressing dysfunction in other institutions। तो यहाँ पर जुडिशरी ने कई बार ये अपनी भूमिका निभाई है कि जब भी इंस्टीट्यूशंस में कुछ गड़बड़ होती है तो जुडिशरी यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक गार्जियन के स्वरूप में आती है। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस को जब तक हम रिव्यू नहीं करेंगे, सिस्टमैटिक नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में, हमारी संसद में लोगों का विश्वास जो है वो वापस पुनः स्थापित नहीं होगा। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आर्टिकल बात करता है कि मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण की समस्या पे, जिसमें डाइट और सैनिटेशन मतलब आहार और यहाँ पे साफ सफाई जिसे हम सैनिटेशन कहते हैं, दोनों का रोल बराबर का होता है। किस प्रकार से, क्या लॉजिक दिया है, क्या साइंटिफिक बातें की गई है, वो हम जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि कुपोषण की क्या समस्या है हमारे देश में। तो अगर देखें तो लो इनकम कंट्रीज में करीब 12 लाख बच्चों की मृत्यु हो गई है कुपोषण के चलते। और यहां पर यह भी बताया गया है that in the next 6 months due to decrease in routine health service and increase in wasting। तो यहाँ पर कोविड-19 के चलते हुए जिस प्रकार से आजीविका लोगों की प्रभावित हुई है, आय प्रभावित हुई है, उसके चलते हुए अगले 6 महीनों में वेस्टिंग जो है, जो कि कुपोषण का एक प्रकार है, ये और बढ़ सकता है। भारत में बात करें तो करीब 3 लाख यहाँ पर एक संख्या है जो देखने को मिलती है कि कुपोषण की इतनी संख्या और आ सकती है। उसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार देखें तो इस सर्वे के अनुसार पता चलता है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों में हर 3 में से 1 बच्चा यहाँ पे क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन से प्रभावित है। उसके अलावा 5 साल से कम आयु के बच्चों में 37.9% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड है और 20.8% वेस्टेड है, जो कि डेवलप्ड कंट्री जो है उनसे कहीं ज्यादा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे न्यूट्रिशन एंड हाइजीन एक दूसरे से लिंक्ड है।
पहली दफा ये जिक्र हुआ था कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन 1989 में ये कन्वेंशन आई थी। इसमें बताया गया था कि न्यूट्रिशियस फूड के साथ में जो साफ पानी है वो भी जरूरी है मेल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए। 2015 में जैन एच हैम्फ्रे ने अपने एक शोध में बताया था कि पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज लीड टू सब क्लिनिकल कंडीशन कॉल्ड एनवायरमेंटल एंट्रोपैथी। इनका कहना था कि खराब हाइजीन, पुअर हाइजीन और सैनिटेशन मतलब साफ सफाई की कमी से, मतलब गंदगी के कारण यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनमें मेल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, जिसे एनवायरमेंटल एंट्रोपैथी का इन्होंने नाम दिया इस सब क्लिनिकल कंडीशन को। इस कंडीशन के चलते ये होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी जो है वो बच्चों के पेट इंटेस्टाइन में घट जाती है, जिसके कारण न्यूट्रिशनल अगर फूड भी आता है तो ये उसे एब्जॉर्व नहीं कर पाते, जिसके चलते यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। WHO की रिपोर्ट की माने तो इनका कहना है कि 50% ऑफ ऑल मेल और अंडर न्यूट्रिशन कैन बी ट्रेस्ड टू डायरिया एंड इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन विच आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पुअर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। WHO का भी ये कहना है कि 50% जो कुपोषण के केसेस देखे तो ये डायरिया से होते हैं या ये इंटेस्टाइन में होने वाले जो शुक्राणु होते, वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स इन्फेक्शन होता है उसके चलते होते हैं, या तो ये खराब पानी सैनिटेशन और हाइजीन के कारण होते हैं। तो ये बड़ी वजह है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोविड-19 में जब ये मौका मिला है बड़े सुधारों का, तो इसमें सिर्फ हम पोषण को ही नहीं, उसके साथ में हाइजीन और सैनिटेशन को भी महत्व दें, जिसके चलते हुए आगे आने वाले समय में ऐसी स्थिति ना देखने को मिले। इसके अलावा आज का हमारा जो विश्लेषण है यही समाप्त होता है। आप हमें सिर्फ ऑडियो फॉर्म में भी विभिन्न पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हैं। आपको सिर्फ डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय लॉसी को सर्च करना है और आप हमसे स्पॉटिफाई या गूगल पॉडकास्ट या एप्पल पॉडकास्ट या एंकर पे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।